अस्सलामुअलैकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाक के हवाले से जो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार बिलावल भुट्टो साहब समेत जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो करते रहे और आज भी बिलावल भुट्टो ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाक के हवाले से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है और कहा है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि जानबूझकर सिंध को जो उनके वसाइल हैं वो नहीं दिए जाते। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई बयानात जो हैं वो सामने आते रहे, लेकिन इसी के साथ साथ आज एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि सियासतदान जो जमहूरी और आइन के जो उसूल हैं उन पर समझौता कर लेते हैं और इस हवाले से सियासतदानों के साथ उनके शिकवे हैं। लेकिन अब अगर हम मामला देखें तो वो मुज़ाकरात की तरफ घूम रहा है। अभी भी जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त है उसमें कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट जो है वो सामने नहीं आ रही। पहले कहा गया कि स्पीकर साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, इस वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। जो आइंदा इजलास कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर होगा वो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि स्पीकर साहब अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि ना तो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से और ना ही हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से उनको इजलास बुलाने का कहा गया है। पहले भी उनका यह बयान आया कि खान साहब से मुलाकात करवाने का ना ही उनका मैंडेट है, इख्तियार है और ना ही वो इनकी जिम्मेदारी जो है वो बनती है। अब जो मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं और जो आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर जो PTI की जानिब से एक डेडलाइन दी गई है कि 31 जनवरी तक ये मामलात शायद किसी न किसी तरफ या कोई नतीजा जो है वो निकल आएगा। तो अब शिबली साहब तो कहते हैं कि 2-4 दिन आगे हो सकता है, लेकिन अब जो मुज़ाकरात के ऊपर शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब मुज़ाकरात में ताखीर, आइंदा हफ्ते कहा गया कि आइंदा हफ्ता इजलास होंगे, उसको कई दिन गुजर चुके हैं। ये मुज़ाकरात में तातुल का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? मैं तो जिम्मेदारी की सारी किसी पे फिक्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हालात इस तरह पैदा हो गए थे। स्पीकर साहब बैरून मुल्क चले गए और चूँकि वो कन्वीनर हैं इन कमेटीज़ के, तो उनकी अवेलेबिलिटी शायद नहीं थी। बहरहाल मेरा ख्याल है कि आज जो स्पीकर साहब ने बयान जारी किया है, पहले भी उन्होंने इजलास बुलाए थे, तो अभी भी उनको ही बिस्मिल्लाह करनी चाहिए और कोई तारीख रख के इजलास बुलाना चाहिए। सर, आज तो उन्होंने कह दिया कि ना आप लोग इजलास का कह रहे हैं, ना हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी कह रही है, तो इसलिए नहीं बुला पा रहे। उनका रोल यही है ना, मेरे ख्याल में किरदार उनका यही है, कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेट करना। तो यही अगर इजलास के लिए किसी तरफ से नहीं कहा गया है, जिसका मुझे इल्म नहीं है कि PTI की तरफ से तो ये बयान आए थे, जिसका बाद में शायद स्पीकर साहब ने जो है तरदीद भी जारी किया था जी। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी ने नहीं भी कहा है तो उनके मनसब का तकाजा है, उन पे जो एतमाद किया है फरीकेन ने, कि वो अपने तय खुद ही कोई डेट मुकर्रर करें। तो मरवत साहब, आप समझते हैं कि PTI मुज़ाकरा चाहती है, संजीदा है? अभी तक तो जो बयानात हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो खान साहब ने लास्ट टाइम कहा कि अगर मुज़ाकराती कमेटी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी जो है तहरीरी तौर पर जो मुतालिबात हैं वो रख दिए जाएं, और अगर नहीं मिलने दिया जा रहा है तब भी आप अगले सेशन के लिए बैठ जाए। लेकिन मरवत साहब, यहाँ पर सवाल तो ये उठता है ना कि पहली कमिटमेंट कमेटी की, उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, तो फिर आगे आप क्या माहौल देख रहे हैं? नहीं, कमिटमेंट पे अगर अमल दरामद नहीं हो रहा है, फिर भी PTI ने लचक दिखाई है ना। हाँ, हमने तो उस चीज़ को आना का मसला नहीं बनाया। नहीं, लेकिन स्पीकर साहब चाहते हैं कि मुलाकात हो, राना सनाउल्लाह साहब चाहते हैं, मुज़ाकराती कमेटी चाहती है मुलाकात हो, फिर कौन नहीं चाहता कि आपकी खान साहब के साथ मुलाकात ना हो? मेरा ख्याल है कि इस सवाल का बेहतर जवाब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब भी दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको इल्म है कि कहाँ से रुकावट आ रही है। आपको इल्म नहीं है? देखिए, हमारी वो कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हमने तो ख्वाहिश का इज़हार कर दिया, इन्होंने माना। अब इनको फैसिलिटेट तो कर रहे हैं ना, किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। जो रूटीन में भी खान की मुलाकात होती थी सियासी हमायदीन के साथ, वो भी नहीं करवाए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि खान साहब के अकाउंट से जो ट्वीट्स हुए हैं, शायद उसके बाद ये मामला ख़राब हुआ है। ये जो खान साहब की ट्वीट्स का मामला है ना,
वसीम बादामी साहब के शो में मैंने सवाल का जवाब दिया था जी कि जी ट्वीट्स खान के इन मिजाज के मुताबिक हैं। हाँ। और खान जबान बंद नहीं कर सकता है, चाहे मुज़ाकरात के दौरान हो या मुज़ाकरात से पहले या बाद में हो। अब उसका जो है हमारे कुछ कर्म फरमाओं ने जो है जो दावे भी तो करते हैं कि पीटीआई के बड़े नज़दीक है, मिसाल के तौर पे साबिर शाकिर साहब, उन्होंने आज ये कहा है कि मैंने ये कहा है कि ये ट्वीट वजह बने हैं। मैंने ये तो कहा है, मैंने ये कहा है कि ज़बान हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जो खान भुगत रहा है वो अगले वाला ऐसा नहीं डाला है। और इसी तरह और भी कुछ हैं, लेकिन इस हवाले से वो मेरे लिए अचानक जो हैं कुछ लोग मीडिया से वाबस्ता जो बैरून मुल्क बैठे हैं या छुपे हुए हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ एक कैंपेन शुरू की है। और कैंपेन जो है वो इसका मैं तफसीली जवाब बन करीब खुद ही एक वीडियो मैसेज के जरिए दूंगा। तो आप उन लोगों का नाम क्यों नहीं लेते मरवा साहब कि ये मामला वाजे हो जाए कि कौन लोग हैं? आप तो हमेशा नहीं, किन लोगों का? जो बाहर बैठे हैं, जो तनकीद भी कर रहे हैं, जो मामला खराब भी कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए पार्टी में हमेशा मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा है कि मैं लोगों के साथ झगड़े करता हूँ जी, ठीक है। अब कोई अल्लाह का बंदा रिकॉर्ड उठा लें जिनके साथ भी मेरे तनाज़ात पैदा हुए हो, अल्फान कहता हूँ कि आगाज़ उन्होंने किया है। मेरे खिलाफ कोई वीडियो बयान दे देते हैं। अब वीडियो बयान देने के बाद अगर आप मुझसे जवाब पूछते हैं तो जवाब तो मैं दूंगा। नहीं, लेकिन बाहर बैठे हुए लोग आपके खिलाफ क्यों हुए? उनके साथ कौन सा आपका झगड़ा? ये एक ग्रुप है और फिल वक्त जो है मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उन पर रोशनी डालूँ, क्योंकि अब मेरे ख्याल में वो हदूद क्रॉस कर रहे हैं। और अगर वो सामने आ जाते हैं तो आदिल राजा और हैदर मेहदी की तरह उनको भी हम रिस्पोंडेंट बना लेते हैं, फिर जो है कोई लिहाज नहीं होगा। मतलब एक आधा बंदा नहीं, पूरा ग्रुप है आपके? मेरा ख्याल एक ग्रुप है। चलिए, लेकिन उस ग्रुप का नाम ही बता दें कि उस ग्रुप का सरबराह कौन है? ये मीडिया पे कुछ लोग हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को ये सर्व कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग सियासतदानों की ईमा पे खबरें लगाते हैं, मिसगाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं। और इस सारे प्रोसेस के दौरान इसी झूठ की बुनियाद पे और अपने सियासतदानों के साथ रवाबित की बुनियाद पे हज़ारों डॉलर महीने के कमा रहे हैं। तो उनकी दुकान तो चल रही है। लेकिन वो पीटीआई से वाबस्ता भी हैं। ऐसे लोग हैं जो वाबस्तगी के दावे तो करते हैं, लेकिन ये देखना होगा ना कि कितना डैमेज कर रहे हैं। तो वो आपने फवाद चौधरी साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो उनका क्यों नहीं होता? उनको भी डिसोन करें अगर इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो। फवाद चौधरी साहब भी मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे ही लोगों के साथ जो हैं वो अदावत कमा बैठे थे। लेकिन ये है कि हम बड़े क्रूशल स्टेज में हैं जी। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको दादो तहसीन तो नहीं मिलती है, बदले में ऐसे लोगों से गालियाँ मिल रही हैं, तनकीद मिल रही हैं, गद्दार डिक्लेयर किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इन चीज़ों का कोई एक न एक ऊन को एक करवट बैठना ही पड़ेगा। तो मैं तो अभी आपको पता है जो हालात से मैं गुजर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अली अमीन खान ने कहा है कि पार्टी के मामलात मीडिया पे ना जाएं। ठीक नहीं, लेकिन अब तो सलमान अकरम राजा साहब भी आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। मसलन कब दिया है उन्होंने बयान? हाल ही में उन्होंने कहा कि जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसका नहीं, देखिए सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की थी जी, उसके बाद मैंने जवाब दे दिया था। उसके बाद जो है अली अमीन खान और बैरिस्टर गौहर साहब, अली मोहम्मद खान वगैरह ने, और उनका मैं एहतराम करता हूं, तो लिहाजा मैं मीडिया पे जो है सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा, नहीं, जब तक कि कोई मुझ पे अटैक न करे। जब कोई अटैक करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, पीटीआई का हो, या नौज़बिल्ला कोई बहुत बड़ी बरगजीद हस्ती हो जी, जवाब वो जरूर अपने हिस्से का पाएगा। लेकिन मरवा साहब, आपको इस मुश्किल वक्त में क्या लगता है कि कौन से लोग हैं जो पीटीआई के लिए आसानियां पैदा करने की बजाय कुछ बयानात से मसाइल पैदा कर रहे हैं? क्या उस पर रोशनी डालेंगे? देखिए, यही रोशनी डालते डालते हमारी नीयत ये होती है कि कम अज़ कम इस दौर में जबकि मुज़ाकरात से हम गुजर रहे हैं, कुछ हम ज़रा सुलहजुई की तरफ जाएं जी। और सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। बाहर से कोई बेटा शख्स, आदिल राजा मिसाल के तौर पे,
वो जनाब अली पीटीआई का तर्जमान बन के कोई न कोई ऐसी बात कर जाता है, इसके पीछे जो नौजवान हैं वो दादो तहसीन के डोंगरे बरसाने लगते हैं। इसका नुकसान हमें होता है। अब ये जो सिर्फ आदिल राजा का अपना नहीं, एक आदिल राजा, कई आदिल राजा बन गए हैं और लगता ये है कि अल्टीमेटली हमें भी डिजिटल दहशतगर्द बनना ही पड़ेगा। नहीं तो शहबाज गिल साहब से मुतालिक भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? शहबाज गिल साहब जो हैं कि वो हमारी पार्टी में है, कोर कमेटी में है। हाँ। कभी मैंने इनके खिलाफ बयान नहीं दिया और मैं पीटीआई के लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि ये नोट कर लें, इन हजरत के खिलाफ मैंने कभी बयान नहीं दिया। कभी ये मुझे ठारदन कहता है, कभी ये मेरे हवाले से 26 तारीख को जब हुआ तो सुबह इसने मुझे गिरफ्तार करवा दिया कि जी वो गिरफ्तार हो गए और फरमाइशी गिरफ्तारी। तो फेक न्यूज़ हुई, झूठ। इसके बाद कल उन्होंने एक विलाग किया जिसमें वो ये तासुर दे रहे हैं जैसे मैंने जो कहा है वो जर्नलों ने मुझे कहा है। अब इन सारी चीज़ों का जवाब देना तो बनता है। नहीं, ये भी वो डॉलर की वजह से कर रहे हैं या कोई ज़ाती इशू है? मैं आपको अर्ज करूँ ना, ज़ाती इशू तो देखिए, मैंने कहा बहुत सारे लोगों के थाने बाने मिले होते हैं। मैं पीटीआई के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैंने कोई अटैक इस शख्स पे नहीं किया है। ठीक है, इनको और इन जैसे औरों को मना कर दें, मना नहीं होते हैं तो जवाब तो मेरा देना बनता है। तो जवाब फिर दूंगा। कर क्यों रहे हैं? लेकिन करने के पीछे भी जो मुहर्रिकात है वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि फिर मुझ पर इल्जाम लगे कि मैंने पीटीआई के किसी और शख्स के साथ पंगा लिया। ये 5वीं छठी वीडियो है जो ये हजरत मेरे खिलाफ कर रहा है, ट्वीट्स कर रहा है। मैं इस्तेदा करता हूं बात आ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो। ये जो हम मुज़ाकरात की बात कर रहे थे मरवा साहब, अब मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद बैकडोर कोई राब्ते भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई बैकडोर राब्ते, कोई बातचीत चल रही है? मुझे तो बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं है और मीडिया ये बातें कर रहा है। अगर मुझे कोई इल्म होता तो मैं कतई न छुपाता। नहीं, लेकिन वो तो कहा गया कि गंडापुर साहब ने खान साहब को पेशकश की थी कि आप बनी गाला मुंतकिल हाउस अरेस्ट जो है वो, ये तो मैंने बात की थी ना। हाँ। यहाँ तक तो मैंने भी स्टेटमेंट दिया था और इस पर भी मेरी तस्दीक हुई थी कि ये भी मैंने अपनी तरफ से बात की है, जबकि खान साहब ने खुद कहा, अलीमा खानम ने कहा, गंडापुर साहब ने कहा। तो इस वक्त जो बुशरा साहबा और गंडापुर साहब के हवाले से पहले भी तनकीद होती रही है, आप समझते हैं कि बुशरा साहबा और गंडापुर साहब सेम पेज पर हैं, कोई इख्तिलाफात नहीं है? मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, देखिए, मैं इख्तिलाफात की टो लगाने में नहीं रहता हूँ, न मेरे पास इतना वक्त है कि साजिशें करूँ जिस तरह ये लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं। ठीक है। और मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि गंडापुर के साथ लोगों को मुखालिफत करनी चाहिए। गंडापुर साहब से याद आ गया, ताज़ा भी जो हमारे साफ़ी हैं, बड़े मैं कदर करता हूँ उनकी, इमरान रियाज, उन्होंने भी जनाब मुझे रगड़ा लगाने के लिए विलाग कर दिया। अच्छा, कहाँ से ये जो है पुरानी बातें अब निकल आई हैं और मेरे पास बहुत कुछ है कहने को। कहेंगे? नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, जवाब देने को, और लेकिन बहुत कुछ लोगों का दिल में एहतराम होता है। मैंने इस शख्स का किया है तो लिहाजा एहतराम के तौर पर चले। लेकिन अब ये जो मुज़ाकराती कमेटी है मरवा साहब, आप क्या समझते हैं इस कमेटी के पास मैंडेट कितना है? आपके 2 मुतालबात सामने आ चुके हैं, खान साहब की रिहाई, बाकी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन। आप समझते हैं कि ये कमेटी खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकती है? कोई इख्तियार है इस कमेटी के पास? मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी और पीटीआई को भी बड़ी तवक्कुआत है इस कमेटी से, और अल्टीमेटली हमारे पास ये ऑप्शन रह गया है। अगर ये ऑप्शन मुमकिन और मुआविन नहीं रहता है जी, और खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होती है, तो मुझे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हम पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर एहतजाज की सियासत की तरफ ले जाएंगे। प्लान बी एहतजाज होगा? एहतजाज होगा, और मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो है बड़ा सख्त होगा। नहीं, वो तो 24 नवंबर को फाइनल कॉल थी, उसके बाद क्या? कोई फाइनल कॉल नहीं थी। उस वक्त भी मैंने कहा था, वो लोग जो इसको फाइनल कॉल करार दे रहे थे, हाँ, वो गलत कह रहे थे। तो अब क्या मुख्तलिफ होगा? एहतजाज होगा, ये सोच के होगा कि गोली चलाई, शायद अब भी चलाएं, तो इस सोच के साथ आएंगे, लेकिन अल्लाह ये न करे कि ये नौबत आए। नहीं तो क्या आप भी इंतजामात के साथ आएंगे? नहीं,
इंतजामात से जो मुराद या जो आप मतलूब कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि जब हम आएंगे ना जी, अगर 26 नवंबर को भी हम पे गोली चली थी तो ये चलाने का इख्तियार नहीं था जी, और जिसने गोली चलाई थी कानून हक के दिफा के तहत उस शख्स को पकड़ने या अपने बचाव के दौरान अपना डिफेंस करने का हक देता है जी, चाहे चलाने वाला फौजी हो या पुलिस का सिपाही हो। उस वक़्त हम बिल्कुल यानी कि अनजाने में बगैर बिला तवक्को जो है हम घेरे में आ गए, नुकसान उठाया। इस दफ़ा शायद जो जो मोर्चे उन्होंने लिए थे हम कोशिश करेंगे कि अपनी जान बचा लें। हाँ। उनको ये मौका ना दे सके कि ये हमारी जान फिर ले सके। चल सर, दो मुख्तसर सवाल सर बताइएगा। एक तो आप इस कमेटी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, इस कमेटी के पास मैंडेट नहीं था, सियासतदान के पास, पार्लियामेंट के पास वो मैंडेट नहीं है आपके मुताबिक। ये कमेटी के साथ बैठने का फैसला आपने क्यों किया, कैसे करना पड़ा? खान साहब की ख्वाहिश थी और हालात निशानदेही कर रहे थे कि मुज़ाकरात जो हैं वो ज़रूरी हैं, तो हम आ गए। तो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए आप समझते हैं कि रिहाई हो सकती है? क्योंकि कुछ बयानात आ रहे हैं कि खान साहब को एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया जाए। कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर किसी कानून में है ही नहीं। अच्छा, आखिरी एक सवाल बता दें, आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, लोगों को कहा कि डॉलर्स ना भेजें, हुकूमत ने तफसीलात जारी की हैं कि रिकॉर्ड डॉलर जो हैं वो इस मरतबा मौसूल हुए हैं। मुझे इल्म नहीं है कि हुकूमत के दावे में कितनी सच्चाई है। हाँ। लेकिन एक चीज़ हकीकत है कि ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है या यूएई है या कतर है, बहरीन है, इनके फाइनेंशियल मंथ्स जो हैं पीक के साल के वो हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और रमज़ान चूंकि आ रहा है तो ईद का महीना जो है वो सबसे टॉप पे होता है। चले चले, ठीक है मरवा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, शेर अफजल मरवा गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो हुकूमत के ऊपर मुज़ाकरात को लेकर तनकीद की जा रही है और जो मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो वो मुज़ाकरात के गिर्द ही सारी सूरत हाल जो है वो घूम रही है। पेशरफ्त है क्या? पहले कहा गया कि स्पीकर साहब जो हैं वो बाहर हैं, उनके बाहर होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही, जो इजलास होना था एक हफ्ते के बाद। सूरत हाल मुख्तलिफ बयानात को मद्देनजर रखते हुए, वो पीटीआई के हों या चाहे हुकूमती रहनुमाओं के बयानात हो, आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात जब हो रहे हों तो आप उस वक्त सीज फायर कर देना चाहिए, मगर बदकिस्मती से इमरान खान साहब की कुछ ट्वीट जो आई हैं उसकी वजह से मामला खराब हुए हैं, और उसके बाद साथ साथ वो कहते हैं कि जी ये तहरीक चलाई जाए कि रेमिटेंसेस ना भेजें, और भी बहुत सारे मामला इस तरह के कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर आप एक तरफ आप कहते हैं हमने बातचीत भी करनी है, दूसरी तरफ आप जो है आपका कंडक्ट जो है वो इस तरह का है, तो फिर कैसे बातचीत कामयाब होगी? आप मुझे खुद बता देना कि अगर आप जो है वो हुकूमत को के बारे में जो बातें की गई हैं ट्वीट में, उसके बाद फिर कैसे मामला जो है वो आगे लेके चल जाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि पीटीआई को अपने कंडक्ट को देखना चाहिए। अगर बातचीत कर ही रही है हुकूमत, तो उनको चाहिए कि थोड़ा जरा सब्र से काम लें। हाँ, लेकिन अफनान साहब, ये जो अब आप कह रहे हैं कि एक ट्वीट से अगर ये मामला खराब हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस वक्त डेडलॉक है, जो एक हफ्ते के बाद मुलाकात नहीं हो पा रही, ये उस ट्वीट की वजह से है? नहीं, मैं आप ये कह सकते हैं ट्वीट भी एक वजह है, लेकिन फिर अब अगर एक ट्वीट की वजह से आप समझते हैं कि वो एक वजह है, तो आप क्या समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के बाद या इन मुज़ाकरात में अगर आप देखें तो पीटीआई ने तो दो मुतालबात रखे हैं कि जुडिशल कमीशन की तश्कील दें और खान साहब समेत जो दीगर कैदी हैं उनको रिहा करें। तो अफनान साहब, फिर अगर अब ट्वीट से परेशानी हो रही है या मामला खराब हो रहे हैं, तो कल अगर खान साहब फिर बाहर आ जाते हैं तो आप नहीं समझते कि मामला फिर ज्यादा खराब होंगे? देखिए, इमरान खान साहब का बाहर आना या इनके जो दीगर लीडरान है उनका बाहर आना, वो तो डिपेंडेंट है इनके केसेस के ऊपर, और कौन सा केस कहाँ पे किधर पहुंचा है उसके ऊपर ही फिर अदालतें फैसला दे सकती हैं और फिर ही बाहर आ सकते हैं। ये है कि हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करना कि वो किसी कैदी को बाहर निकाल देंगे, ये तो ज़ाहिर है कोई मतलब कि कानूनी तौर पे पॉसिबल ही नहीं है।
तो वो उनके केसेस वगैरह चल रहे हैं। बहुत सारे लोग पीटीआई के भी रिसेंटली बाहर आए भी हैं, आपके सामने ही है। ये जो बिलखुसूस ये जो बहुत सारे लोग मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री की तहवील में थे, उनको भी छोड़ा गया है। तो हुकूमत की तरफ से भी एक अच्छी कहते हैं मूव थी, और अच्छा होता ये भी उसको अगर ठीक तरह लेते और हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाते। नहीं अफनान साहब, वो जो लोग बाहर आए हैं मिलिट्री कोर्ट के में जिनके केसेस चल रहे थे, उसमें उनके बाहर आने में हुकूमत का किरदार भी है। हुकूमत का किरदार इस तरह है कि हुकूमत ही का हिस्सा है ना, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है आर्म फोर्सेस। तो वो उसको आप ले सकते हैं कि एक अच्छा कहते हैं वो था स्टार्ट के जी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बाहर आके उल्टी सीधी बातें भी की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद ही एक अच्छा स्टार्ट था। इसके ऊपर बिल्डअप किया जा सकता था, मगर आपके सामने है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं या कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं कि जिसके बाद सारी जो किया कराया होता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन अफनान साहब, अब अगर आप बयानात देखें तो पीटीआई के बाज रहनुमा तो चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जो है वो खान साहब समेत दीगर कैदियों की रिहाई हो। तो आप समझते हैं कि ये मुमकिन है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वजीर आजम साहब कोई हुक्मनामा जारी करें और इनकी रिहाई हो जाए? देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई मैं नहीं समझता हो सकती है। उसकी वजह ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई होने लग जाए तो फिर तो आप किसी भी कैदी को निकाल सकते हैं। सही। ये हो सकता है कि मतलब ये जरूर होता रहा है माजी में कि सदर मुमलिकत जो है वो माफी की दरख्वास्त है उसके ऊपर कर देते थे, लेकिन इसके अलावा तो और हुकूमत ने कभी किसी कैदी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकाला है तो आप मुझे बता दें। तो आप ये पीटीआई को ये आप पीटीआई को मशवरा देंगे कि वो सदर साहब से रुजू करें? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सदर ये करते हैं जहां सजा मौत की किसी ने का कोई मामला हो, उधर सदर की अपील जो होती है वो करते हैं। उसके अलावा हुकूमत, आप मुझे बता देंगे कभी हुकूमत ने कोई इस तरह का काम किया हो कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लोगों को कैदी। पीटीआई को भी कोई रिलीफ चाहिए तो वो अपील दायर करें, फिर प्रेसिडेंट हाउस को जो है वो रीच आउट करें। नहीं, प्रेसिडेंट हाउस को तो रीच आउट नहीं करना। मैंने आपको दी थी वो इस तरह प्रेसिडेंट जो है वो सजा मौत को दे सकते हैं, लेकिन सजा मौत का तो उनका कोई है नहीं कहती, तो ये कहां से करेंगे अपील? तो बुनियादी बात ये है कि अगर ये चाहते हैं कि मामला ठीक तरफ जाए और सियासी टेम्परेचर नीचे आए तो इनको चाहिए कि ये ऐसे काम ना करें। ये रेमिटेंसेस वाली बात की, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ गए महीने में। सही। तो इस तरह की बातें करना, मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी क्रिएट करना, अमेरिका में जाके वहां पे जो है कैंपेन चलाना, उधर मुल्क की बदनामी का बायस बनना अपने मुल्क की, ये हरकतें करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप मुझे बताएं क्या मुज़ाकरात होंगे। नहीं, लेकिन अफनान साहब एक सवाल फिर यहाँ तो ये भी उठता है ना कि खान साहब तो जेल में है। ये जो ट्वीट जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया, आप भी कर रहे हैं, वो ट्वीट खान साहब तो नहीं कर रहे, वो तो बाहर बैठे हुए शायद कुछ लोग जो हैं वो उनका अकाउंट चला रहे हैं। हाँ, तो वो लोग जो है वो पीटीआई का सबसे मेन अकाउंट उनके पास अगर है तो वो ये तो नहीं हो सकता कि वो इमरान खान साहब की कंसेंट के बगैर हो। ये पहली दफा तो ट्वीट ऐसी है नहीं जिसके ऊपर मसले मसाइल पैदा हुए हैं। तो अगर ये या तो डिक्लेयर कर देंगे ये हमारे अकाउंट ही नहीं है, या ये डिक्लेयर या उन लोगों से वापस ले लें अकाउंट और ये किसी ऐसे लोगों के हाथ में दें जो जिम्मेदारी से इसको चला सके। अगेन सवाल तो फिर यही पैदा होता है कि खान साहब जेल में, तो ये मैसेजिंग कैसे हो रही है? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, और ये जाहिर है कोई ना कोई इलीगल तरीके से ही मैसेजिंग चल रही है। कोई कानूनी तरीके से तो ये हो नहीं सकता। ये जो काम चल रहे हैं, आप मुझे बता दें अगर कोई लीडर हो जो जेल में और उसकी ट्वीट आ रही हो, मतलब मैसेजिंग हो रही है। मैसेजिंग आप इसको रूल आउट तो नहीं कर सकते, हो रही होगी जो ये काम चल रहा है इस तरह। ठीक है, लेकिन अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ताखीर की बात हो रही है अफनान साहब, अब पीटीआई ने कहा कि हमने 2 मुतालबात दे दिए हैं, रिटन में देने थे मुलाकात होने के बाद। अब पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हुकूमत की जानिब से ताखीर है, हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठे भी हैं। आप समझते हैं कि वाकई अब पीटीआई नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से ताखीर हो रही है मुज़ाकरात को हतमी मराइल में दाखिल करने में? नहीं, देखिए, मुज़ाकरात हमारी तरफ से जो है वो डिले नहीं हो रहा। मतलब कि ज़ाहिर है सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके अपने अपने काम हैं, वो उसके हिसाब से टाइम निकाल के जो है वो मुज़ाकरात दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएंगे जब ये सारे स्पीकर साहब और बाकी लोग अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि हम इन मुज़ाकरात को बड़ा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके चलें ताकि मामला आवाम के सामने वाज़ेह तौर पे आ जाए कि कौन क्या कर रहा है। और हम ये वाकई चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए, मगर वो खाली हमारे चाहने से होगा नहीं।
अगर पीटीआई अपना कंडक्ट ठीक नहीं करेगी तो मामला फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जो कमेटी है जिसमें स्पीकर साहब भी मौजूद हैं, उसका हिस्सा है, राना सनाउल्लाह साहब उसका हिस्सा है। अब आपने पहली कमिटमेंट की पीटीआई के साथ कि मुलाकात करवाई जाएगी। जब कमेटी ने इत्तफाक कर लिया जिसमें वुज़रा भी शामिल हैं, स्पीकर साहब शामिल हैं, फिर उसके बावजूद मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, मुलाकातें तो माजी में बहुत उनकी होती रही है, दोबारा हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है कि मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातें तो आपको पता है इतनी किसी लीडर की नहीं हुई मुलाकातें जितनी इमरान खान साहब की हुई है जेल में। तो जो है वो माजी में भी होती रही है, आगे भी हो जाएंगी। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा वो तो शिबली फराज साहब तो कह रहे हैं कि हमारे शकूक व शुबात बढ़ गए हैं जब से आपने वादा किया था खान साहब से मुलाकात करवाने का, और वो मुलाकात नहीं हो पा रही, तो हमारे शकूक बढ़ गए हैं। ठीक है, वो उनके शकूक से बात बढ़े हैं तो वो इंशाल्लाह उनको हम अलाइन कर देंगे जब उनकी मुलाकात हो जाएगी आने वाले दिनों में। अच्छा, लेकिन अब ये जो पीटीआई मुज़ाकरात भी कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने डेडलाइन भी दे रखी है 31 जनवरी की। अब शिबली साहब तो कहते हैं कि 2-4 दिन आगे हो सकते हैं, ये डेडलाइन कोई हतमी नहीं है। आप भी समझते हैं कि मामला आगे जाएगा, 31 जनवरी तक ये मामला हल होते हुए नजर नहीं आ रहे? जी, वैसे मैं भी समझता हूँ कि मामला जो है ये इतनी जल्दी तो नहीं हल होंगे। ये तो ज़ाहिर है इसके ऊपर काफी मामला को देखना पड़ेगा डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके। तो वो कोई ऐसा इस तरह तो हल नहीं होंगे कि बिल्कुल एकदम से हल हो जाए, उसमें कुछ टाइम तो लगेगा। ठीक है, लेकिन अब जो राना सनाउल्लाह साहब का जब बयान है, आप अगर उसको देख लें तो वो कह रहे हैं कि खान साहब को सिक्योरिटी या सेहत के मसाइल की वजह से कहीं मुंतकिल किया जा सकता है। हुकूमत वाकई खान साहब को बनी गाला या केपी मुंतकिल करने पर गौर कर रही है? ये तजवीज ज़ेर गौर है? देखिए, ये तजवीज तो बिल्कुल राणा साहब ने कहा तो ज़ेर गौर है कि अगर उनकी तबीयत ठीक ना हुई है, उनको कोई प्रॉब्लम हुई, तो फिर ज़ाहिर है इंसानी बुनियादों पे जो है वो उनके साथ मामलात किए जा सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कोई ऐसे जालिम लोग नहीं है कि हम कोई किसी को, अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई और मसाइल है, तो हम उनको जो है वो उनके साथ बुरा सलूक करें। हालांकि इन्होंने हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, और आपको मालूम ही है कि इतने सारी हमारी लीडरशिप जेल में भी थी और झूठे केसेस बना के उनको अंदर कर दिया था। लेकिन हम इस तरह की हमारी कोई नहीं है। अगर हम इनकी हेल्थ के लिए जो है वो हमारी दुआएं, हम दुआ करते हैं, और अगर कोई इशू हुआ तो हम उसको बिल्कुल इसको हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं इस मामले को इस तरह। नहीं, लेकिन अफनान साहब चलें, आप अपनी जाती राय आप बता दें कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये मामला कहां पर इख्तिताम पजीर होगा? खान साहब बाहर आएंगे, हाउस अरेस्ट होंगे, या क्या आप देख रहे हैं कि ये मुमकिनात में से मतलब ये मुमकिनात हैं, इन इश्यूज पर गुफ्तगू हो सकती है, खान साहब बनी गाला जा सकते हैं, या क्या आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? देखिए, जो कामयाब मुज़ाकरात होते हैं, नॉर्मली निगोशिएशंस का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आप जो बड़े मसले होते हैं जिनके ऊपर आपका कोई डिसएग्रीमेंट होता है, उनको साइड पे करके आप जो छोटे मामलात होते हैं उन पे आप पहले एग्री कर जाते हैं और आप उसके ऊपर काम करते हैं, और ऐसा ऐसा जब आपका कॉन्फिडेंस एक दूसरे पे बिल्ड होता है तो फिर आप जो बड़े मसाइल हैं उनको भी आप छेड़ते हैं और फिर उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मामला ये है कि क्योंकि डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, और हमारे एंड में भी बहुत ज्यादा डिसट्रस्ट इसलिए है क्योंकि हमारे साथ बार बार धोखा हुआ है जी। तो अगर तो इमरान खान साहब ने संजीदगी से मामले को आगे लेके चले तो पीटीआई के लिए ये बड़ा खुशाइंद भी हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने वो चालें चली और वो चालों में अगर वो चाल चल के वो बाहर आना चाहते हैं, वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल इतना आसान होगा। मतलब ये खदशा आपको जरूर है कि अगर खान साहब बाहर आएंगे तो इस सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, वो सिस्टम को चैलेंज तो जरूर कर सकते हैं। वो तो उन्होंने 2013 से 18 भी सिस्टम को चैलेंज ही किया था, मगर उसमें वक्त ही जाया होगा कौम का, और उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं था। तो अभी भी अगर वो कुछ तरह की हरकत करेंगे या कर रहे हैं तो उसका वक्त ही जाया हो रहा है कौम का, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप अफनान साहब आईटी कमेटी के रुकन भी हैं, उसमें मुख्तलिफ इशूज आते भी हैं। ये जो ट्वीट्स का हमने शुरू में जिक्र किया, इसकी एक बड़ी बहस पहले भी चली है कि ये कहाँ से चल रहे हैं, कौन चला रहा है, किसके पास मोबाइल है, अकाउंट किसके पास है। सेनेट कमेटी क्या ये इरादा रखती है कि फिर ये डिटेल्स ली जाएं पीटीए से या वजारत आईटी से कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है? देखिए, ये डिटेल्स जो है ये इन इदारों के पास ऑलरेडी है, मगर जाहिर है क्योंकि हम वहां पे जाके अमेरिका में या बाकी मुल्कों में जाके तो नहीं लोगों को मतलब के कर सकते रोक सकते।
तो और ये ज्यादा अफसोसनाक बात इसकी ये है कि ये जो बहुत सारे लोग हैं वो चाहते ही यही है कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी हो और एनार्की फैले और केओस हो। अब मतलब मिसाल के तौर पे आप मुझे बता दें कि वो जो लाहौर में मसला हुआ था कि वो रेप वाला, वो लड़की आज तक नहीं मिली और उसके चक्कर में इन्होंने कैंपेन बना बना के लोग वहां पे कत्ल हो गए इस चक्कर में। और इतने मसाइल पूरे मुल्क में इन्होंने जो है वो मसला खड़ा कर दिया, बाद में पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसी सूरत हाल को रोकना तो होगा ना, यही मैं कह रहा हूँ ना, फिर इसीलिए तो फिर ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं जिसके तहत फेक न्यूज को, मिस इन्फॉर्मेशन को, डिसइंफॉर्मेशन को रोका जाए। ठीक है, लेकिन अब जो मौलाना साहब का आप बयान देख लें जरा, मौलाना साहब भी तो आपकी हुकूमत से खुश नजर नहीं आ रहे। वो भी तो कह रहे हैं कि सियासतदानों से शिकायत हैं कि वो आइन और जमहूरियत के उसूलों पर वो समझौता कर लेते हैं सिर्फ अपने इक्तदार के लिए। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और बड़े वो एक जबरदस्त सियासतदान भी है और ये उनका तजिया हो सकता है। और मैं इस पे यही कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है और हमारी क़यादत वो कमिटेड है पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए और पाकिस्तान के मुफादात में फैसले करने के लिए। और माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, शायद ही कोई और लीडर इस वक्त जिंदा है जो ये कह सकता है कि उसने मियाँ साहब से ज्यादा दी हो, कोई भी नहीं है बल्कि। तो ज़ाहिर है फिर सबसे ज्यादा कुर्बानियां तो मियाँ साहब ने दी हैं, तो फिर अब हमें इस तरह की अगर कोई बात कहे तो हम आगे से क्या कह सकते हैं। ठीक है, दो मुख्तसर सवाल होंगे अफनान साहब के। एक तो सिविल सर्वेंट से मुतलिक जो आपने बिल हमने देखा कि वो सेनेट की कमेटी में भी ज़ेर बहस आया, आप क्या चाहते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि मुल्क में कितने सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है? देखिए, ये जो हम बिल लेके आए ये सिर्फ वफाकी हुकूमत के ऊपर इसका अमल दरामद हो सकता है। और जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक तकरीबन 2,48,000 सरकारी मुलाजमीन है जिनमें 2,336 ड्यूल नेशनल है, तो जो बनते हैं तकरीबन 0.83%। मगर हमने अभी इंफॉर्मेशन मजीद मांगी है मिनिस्ट्री से कि वो बताएं कि ये जो इम्पोर्टेंट होती है ना मिनिस्ट्रीज, और ये जो मिनिस्ट्रीज के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो ज्यादा बड़े डिसीजन मेकिंग तो उन्होंने करनी होती है। तो वो इंफॉर्मेशन अभी हमने मांगी है, अगली मीटिंग में मिल जाएगी कि मिनिस्ट्रीज के अंदर कितने हैं, 2,336 में से ड्यूल नेशनल उधर कितने हैं। तो वो आ जाएगी तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलने। मैं इसमें सिर्फ ये बता दूं कि हम किसी को हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी को टारगेट करें। हमारा मकसद ये है कि देखें मुल्क जो होता है वो 5 साल 10 साल की नहीं होता, वो तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब रखे, वो 50 साल 100 साल की उसकी प्लानिंग करनी होती है। नहीं, लेकिन अफनान साहब उसमें एक तजवीज ये भी तो आई है ना कि ये सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के ऊपर नहीं, मतलब बाकी जो मुलाजमीन है सिविल सर्वेंट से हटके, अगर जैसे कमेटी के अंदर ये भी बात आई थी कि फिर उसमें जुडिशरी भी होनी चाहिए, उसमें मिलिट्री भी होनी चाहिए, उन पर भी इसका इतलाक होना चाहिए। देखिए, वो एक एक करके होगा ना, पहले सियासतदानों पे हो गया इसका इतलाक, इतलाक सिविल ब्यूरोक्रेसी पे हो जाएगा, उसके बाद अगला बिल ले आएंगे जुडिशरी का और फिर उसके बाद आर्म फोर्सेस का ले आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, जितनी मैंने इसमें रिसर्च की है उसमें सबसे ज्यादा जो मेरी रिसर्च है वो ये बताती है कि सबसे ज्यादा ड्यूल नेशनल हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी में है। ठीक है, ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर अफनान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब खास तौर पर जो मुज़ाकरात के हवाले से हमने बात की, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ जो बयानात या इल्ज़ामात हम कहें वो मलबा हुकूमत के ऊपर तो डाला जा रहा है, लेकिन अफनान साहब ने उन तमाम चीज़ों को मुस्तरद किया है और उनका ये मानना है कि जो ट्वीट हुए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया है, उसकी वजह से ही ये मामला खराब हो रहे हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ सुना। अब जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी है, हम पीपल्स पार्टी के जो ख़ास तौर पर हुकूमत के ऊपर आपने देखा कि हाल ही में तनकीद की गई, फिर उनकी जानिब से कुछ बयान आता है। एहसन इकबाल साहब ने कराची में जाकर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। ये तमाम इशूज़ हैं, लेकिन अब जो मुज़ाकरात के मामले पर हम जानने की कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, और सेनेटर पलवशा खान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पलवशा साहबा, आपने वक्त निकाला। अब मुख्तलिफ बयानात जो हैं खासतौर पर मुज़ाकरात के हवाले से अगर आप देखें तो वो सामने आ रहे हैं। पहले कहा गया कि पीटीआई जो है वो ताखीर का शिकार बना रही है इन मुज़ाकरात को। अब ये पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हम नहीं बल्कि हुकूमत जो है वो इजलास नहीं बुला रही। आप क्या देख रही हैं माहौल, किसको जिम्मेदार पीपल्स पार्टी समझ रही है?
देखिए जी, हमने तो एक खुलूस नीयत से कि अगर कोई काम हो तो उसमें जो है शामिल होना चाहिए, और अगर इन मुज़ाकरात के जरिए मुल्क में मौजूदा जो खलफश आ रहा है उसका खात्मा हो सकता था, तो पीपल्स पार्टी तो इसके बीच में शामिल हुई है। जाहिर है हम तो पहले दिन से इनको भी कहते आ रहे हैं, PTI को भी कहा है कि भाई बात जो है आप मुज़ाकरात के जरिए कीजिए, और ये चढ़ाइयाँ करना अपने मुल्क पर ये मुनासिब नहीं। लेकिन बहरहाल अब जाहिर एक तातुल है, और तातुल में इस वक्त हुकूमत ये आपको बेहतर जवाब दे सकती है कि क्यों तातुल है और क्यों जो नहीं है। लेकिन पलोसा साहब, इस कमेटी को अगर आप देख लें तो कमेटी को चेयर तो स्पीकर साहब करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ना मुझे अपोजिशन ने कमेटी का इजलास बुलाने का कहा है और ना ही हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कहा है। तो आप स्पीकर साहब के इस बयान से इत्तफाक करती हैं? अब वो कह रहे हैं तो मैं को मतलब जिम्मेदार शख्सियत है, मैं उनको झूठा तो नहीं कह सकती कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर नहीं कहा तो फिर जाहिर है फिर इजलास बुलाने का इख्तियार चेयरमैन के पास ही होता है कमेटी के, वो चाहें तो बुला सकते हैं। लेकिन मुझे जो हकीकत में दोनों तरफ से थोड़ी सी खलूस में कमी नजर आती है। अब आप PTI को भी देखिए कि वो भी एक तरफ तो ये बातचीत करें और दूसरी तरफ वो साथ ही वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है और रेमिटेंसेस रोक रहे हैं पाकिस्तान आने से, तो ये भी कोई माहौल जो है इस किस्म का साजगार तो नहीं है कि उसमें जो है दोनों तरफ से खलूस से बात हो। तो PTI को भी इस रवैये पे गौर करना चाहिए। अलबत्ता उनकी मेरे ख्याल में तो सिविल नाफरमानी की तहरीक भी इसी बाकी तहरीकों की तरह दम तोड़ रही है। और लेकिन फिर भी एक जिसे CBM कहते हैं, CBM जो है जब तक ना हो तो असल मुज़ाकरात कभी नहीं होते। CBM हमेशा जो है उनको करके थोड़ी बहुत पेशरफ फिर होती है जब आप अपनी कमिटमेंट दिखाएं। तो दोनों तरफ से लगता है तातुल है, लेकिन हो सकता है फिर कोई और मुज़ाकरात कहीं और कर रहे हो और ये मुज़ाकरात इस तरह से ठंडे हो गए हैं। कोई आपको नजर आ रहा है कि कोई बैकडोर राब्ते जो हैं वो चल रहे हैं मीनवाइल? देखिए बैकडोर राब्ते हमेशा चलते हैं, ये तो इसमें मुझे नहीं इल्म, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि हमेशा बैकडोर राब्तों की कोशिश होती है। और मेरे ख्याल में PTI की तरफ से तो बहुत सी कोशिशें हुई कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते करें और बहुत सी एश्योरेंसेस जो हैं वो उनको दी गई, लेकिन वो जाहिर है काम नहीं किए और इस कमेटी को तफ्तीश किया गया जो भी मुज़ाकरात हो सकते हैं उसका जिम्मा। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि फैसला तो जाहिर है ताकतवर लोगों ने करना है, उसमें जो है किसी का इस तरह सच कोई हाथ नहीं है। एक मुशावराती कमेटी है, सियासी अमल को जो है वो फरोग दे रही है। इसके अलावा जो उन्होंने किया है वो तो जाहिर है फौज के खिलाफ किया है, जो उन्होंने हमले किए वो भी फौज के खिलाफ थे। जो आज तक बातें होती हैं, एक तरफ मुज़ाकरात होते हैं, दूसरी तरफ फिर बयानात इस किस्म के आ जाते हैं जो कि 180 डिग्री दूसरी स्ट्रीम्स में होते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजूहात हैं कि और फैसला भी फिर हम कह सकते हैं कि फौज ने ही करना है, हतमी फैसला। ये जाहिर है अगर मेरे पे कोई हमला करे तो माफ करने की तो मेरी ही जो है वो इख्तियार होना चाहिए ना, माफी का इख्तियार तो मेरा होना चाहिए। और जाहिर है अगर उनके ऊपर हमला किया है इनकी तनसीबात पर इन्होंने हमला, बाकी उसके बाद भी हमले जारी हैं जाहिर है, तो फिर वो इख्तियार तो आखिरी जो है वो उन्हीं के पास है। और नहीं लेकिन फिर ये जो कमेटी है फिर इसके ऊपर सवालात नहीं उठेंगे कि फिर ये कमेटी का क्या काम है? देखिए कमेटी का काम साजगार माहौल बनाना है, कमेटी का काम शायद ब्रिज करना है। बहुत से ऐसे मामलात ऐसी नहज से पहुंच गए थे कि कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं, कोई किसी से राब्ता करने को तैयार नहीं, और बहुत से मामलात में कोई नाम सुनने को तैयार भी नहीं कीजिएगा। लेकिन बहरहाल कमेटी ने एक कवर दिया है इस सारे मामले को, और कमेटी ने इसको एक पॉलिटिकल छतरी दी है, अम्ब्रेला दी है, जो उस छतरी के तहत ये अपनी जो भी दिल की भड़ास है वो भी निकाल लें, अपनी बातचीत भी कर लें, और सियासी लोगों का और क्या काम होता है बीच में तो ये जो का किरदार अदा करें। तो ये जो दो मुतालबात हैं कि खान साहब को रिहा करें या दीगर कैदियों को रिहा करें, ये भी फैसला फिर एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है? नहीं देखिए फैसला तो कोर्टों ने करना है, मैं नहीं कह सकती कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है। लेकिन बहरहाल ये अब इतनी आसानी से तो आज तक कौन यहाँ रिहा हुआ है? नादिर बुरहानी साहब इस मुल्क में इससे पहले भी जान कैद में रहे, आसिफ जरदारी साहब कितने साल कैद में रहे, जिनकी एक जिंदगी कैद में गुजरी और मुश्किल कैद में गुजरी, और जिसकी वजह से आज तक उनकी सेहत जो है वो खड़े नहीं हो सके, दोबारा उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं हो सकी, उनको बहुत से झटके लगे, वो कैद से लगे। लेकिन बहरहाल इस मुल्क में लोगों को, लीडरों को जान से भी जाना पड़ा। आप देख लीजिए मोहतरमा शहीद के वो किस तरीके से दिन दिहाड़े
जो है उनकी जान ले ली गई, अकबर बुख्ती के साथ क्या हुआ, ये तो इस मुल्क में तो जब नहीं, लेकिन इस मामले पे तो इक़्तिदार की बाजी में सर ही लगते हैं, तो ये क्यों समझते हैं कि चाहेंगे कि इक़्तिदार की मसनद और उस पर फिर इतना आसानी से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, नहीं, लेकिन इस मामले पे तो पीटीआई के अंदर भी कंफ्यूजन है पलवशा साहिबा। अगर आप देखें तो बैरिस्टर गौर साहब, ये उनका ये बयान है, उनका ये मौक़िफ़ है कि अभी मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इस कमेटी के साथ होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होंगे। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में कहने वाली फजूल बातें हैं, ये मैं तो इसको मजाक समझती हूँ। और किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? ये तो ऐसे मुनाफिकत की बातें हैं। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि इनके मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करना चाहते, तो किससे कर रहे हैं? जाहिर है ये कहते रहे हैं, ये मिलते करते रहे हैं कि भैया हमारी उनसे बातचीत कराओ, हम ताकतवर हल्कों से बात करेंगे। ये किसने कहा था? बैरिस्टर गौहर साहब की पार्टी ने कहा था। कौन है ताकतवर हल्की? हम किसी और से बात नहीं करेंगे, ये किसने कहा था? फिर खुद ही इन्होंने अपना वो जो कहा है उसको भी पीछे की और अब ये बैठे हैं, हम साथ नहीं बैठेंगे, हम चोरों से बात नहीं करेंगे। ये सारी फजूल बातें हैं जो इनको अभी तक समझ नहीं आया कि इन बातों से इन्हें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मुज़ाकरात और किससे चाह रहे हैं ढील? हाँ, नहीं, वो तो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में जो असल फैसला साज है उनको शामिल करें। अब देखिए, ये पार्टी इस कदर फलफशार का शिकार है। ठीक है, समझ भी आता है इस पार्टी में अब जो सेंट्रल स्ट्रक्चर था वो हिल गया है। लोग जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप का कोई ऐसा है, कोई हायरार्की नहीं है, कुछ नहीं है। और एक ही शख्स है जो जेल में बंद है, जिससे ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। वो भी आधी पार्टी लेती है, आधी पार्टी कुछ कहती है। लिहाजा इनको जाहिर है इस वक्त इनमें ठीक है। लेकिन पलवशा साहिबा, अब ये बताएं, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशूज तो अपनी जगह, पीपल्स पार्टी बड़ी नाला नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून से, और ये भी कहा जा रहा है कि वो आपकी सपोर्ट के जरिए ही की वजह से ही वो हुकूमत कायम है। अगर आप हिमायत वापस ले लें तो हुकूमत गिर जाएगी। तो फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने सपोर्ट किया है तो उन्होंने ओहदे भी लिए हुए, गवर्नर के ओहदे उनके पास है। गवर्नर के ओहदे के हाथ में क्या होता है जी? सदर ममलिकत का ओहदा आपके पास है, तो उसके हाथ में क्या होता है? सदर के हाथ में सदर मुमलिकत ने तो अपने सारे इख्तियारात जो हैं वो खुद वापस कर दिए थे। नहीं, लेकिन अगर आप हिमायत वापस लेंगे तो फिर आपको ये ओहदों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो ठीक है, फिर अगर जब लेंगे तो हम ये सोच के लेंगे कि ओहदे हम कुर्बान कर देंगे। बात है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही दोरे बाजू पे खड़े हुए हैं। कोई ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं लगता, बल्कि उनको ये चाहिए कि जो वो वादे वईद करके हैं उन पर पूरा उतरे। अब ये क्या बात है कि पूरी काबीना जो है मुस्लिम लीग नून की, वो किसी का एक जो है कोई किसी का एक पैसे का काम ना हो रहा हो, कोई किसी का कोई जो है बात सुनने को तैयार ना हो वजीर। ठीक है, लेकिन पलवशा साहब, आप ये इत्तेहाद में होते हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये पलवशा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर परवा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें हुकूमत की तरफ से भी कोई मौसर जो है वो किरदार होना चाहिए। अगर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो हुकूमत के साथ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल चल रहे हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। अब देखें कि मुज़ाकरात के मामले पर या फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए इसहाक़ डार की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी, वो दोबारा कब रब्ता करती है और कब पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो पाते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।